स्वागत है दोस्तों मूवी टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 3 के थर्ड पार्ट को, जो कि इस सीजन का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए इसे भी एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो आगे हम देखते हैं कि पीएम बासु के कॉनवॉय पर हमला हुआ था, जिस वजह से काफी लोग घायल भी हुए थे। लेकिन मीडिया वालों का ऐसा मानना नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम बासु ने ये हमला खुद कराया है, क्योंकि पीएम बासु को तो एक खरोच तक नहीं आई है। तभी आगे कुछ ऑफिसर्स पीएम बासु से कहते हैं कि स्टीफन कहाँ छिपा है हमें बहुत अच्छे से मालूम है और ये हमला भी उसी ने कराया था। अगले 48 घंटे में हमारी ब्लैक ऑप्स की टीम जो है वो उन पर हमला कर सकती है, जो कि म्यांमार के बॉर्डर के आसपास कहीं छिपे हैं, जिसके लिए पीएम बासु भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा भी अब नागालैंड आ चुकी थी, जहां रुकमा उसका स्वागत करने के लिए आया था। मीरा उससे कहती है कि तुम्हें तो अंडरग्राउंड रहना चाहिए क्योंकि तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन रुकमा कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता और आप आ रही थी इसलिए आपसे मिलना तो बहुत जरूरी ही था, इसलिए वो यहाँ पर आया। रुकमा अब मीरा को अपने साथ ले जाना चाहता था। मीरा की खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन फिर भी मीरा यहाँ रुकमा के साथ ही जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत की टीम को। उन्हें मालूम चलता है कि पीएम बासु के ऊपर अटैक हुआ है और ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। उस रैली में यहाँ श्रीकांत को पीएम बासु से मिलना था, तो सलोनी यहाँ पर श्रीकांत को बताती है कि ये अटैक जो है वो MCAS की तरफ से करवाया गया है, मतलब कि स्टीफन की तरफ से। लेकिन श्रीकांत का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि स्टीफन तो ये अटैक करवा ही नहीं सकता, वो खुद भागा भागा फिर रहा है, तो आखिरकार वो पीएम बासु के ऊपर अटैक क्यों करवाएगा। कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे अटैक करवा रहा है और स्टीफन को फ्रेम कर रहा है। हमें जल्द से जल्द स्टीफन को ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमें बता सकता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है और अटैक कौन करवा रहा है। लेकिन स्टीफन कहाँ छिपा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ NIA के ऑफिसर यतीश चावला को सलोनी के बारे में मालूम चलता है कि वो नागालैंड में ही है, और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि श्रीकांत भी वहीं मौजूद है। और श्रीकांत और सलोनी के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए सलोनी जो है वो श्रीकांत की मदद जरूर करेगी। इसलिए वो अपनी एक टीम को सलोनी के पीछे लगा देता है, वो जहां भी जाए उसके बारे में पता करो। अब यतीश यहाँ जोया से बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम तो श्रीकांत सर को आइडल मानती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम उनसे नफरत करती हो। तो यहाँ पर जोया बताती है कि वो एक गद्दार है और उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, इसलिए अब वो आइडल लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो जब रुकमा यहाँ मीरा को अपने साथ लेकर जा रहा था तो उसे प्राइवेट सिक्योरिटी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो रुकमा को अपने साथ ले जाता है काफी स्पीड में, और बाकी सारे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। ये देखकर मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मीरा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रुकमा कहता है कि तुम इंडिया में आई हो, यहाँ की वादियों को एंजॉय करो, काम तो होता रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। जब वो अपने सेफ हाउस पहुंचे तो वहाँ मीरा के सारे बॉडीगार्ड भी वापस आ चुके थे। मीरा समझ जाती है कि ये सारे लोग कोई काम के नहीं हैं। दूसरी तरफ पीएम ऑफिस में अटैक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्लैक ऑप्स की टीम को तैयार कर दिया गया था और म्यांमार के आसपास स्टीफन कहाँ रुका हुआ है ये भी उन्हें पता चल चुका था। और मेजर ये सारी बातें पीएम ऑफिस में सभी को समझा रहा था। इस ऑपरेशन को कर्नल विक्रम लीड करने वाला था और वो बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से इस ऑपरेशन का फेल होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। अब रात को मीरा रुकमा के पास आती है। मीरा दरअसल में रुकमा से जुलोंग के बारे में पूछती है, क्योंकि आगे का प्लान जो है वो बिना जुलोंग के तो हो ही नहीं पाता। जुलोंग दरअसल में म्यांमार का एक नामचीन सोल्जर है और वो बहुत ही बड़े बड़े काम करने में एक्सपर्ट है, इसलिए उन्हें जुलोंग से बात करके म्यांमार जाना है। यहाँ रात को ही हम देखते हैं यतीश चावला को और उसके साथ हम देखते हैं जोया को। जोया यहाँ पर अकेले बैठकर शराब पी रही थी। बात कुछ ऐसी है कि आज मिलिंद का जन्मदिन है, इसलिए जोया को मिलिंद की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और बातों ही बातों में जोया यहाँ पर रोने लगती है। तब यतीश उसे सहारा देता है और फिर इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में एक किस भी हो जाती है। यहाँ पर मीरा रुकमा से कहती है कि बॉबी अच्छा लड़का है, तुम बिल्कुल पिता की तरह हो, इसलिए तुम इन सब में बॉबी को मत फंसाओ, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। ये बात यहाँ रुकमा भी सोचता है। वो समझ जाता है कि खतरा तो बॉबी को भी जरूर है, इसलिए वो अगले ही दिन उसे उसके नाना के घर पर छोड़कर आ जाता है। नाना भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीमा उनकी बेटी थी और काफी अच्छी लड़की भी थी। रुकमा ने जो सारे पैसे इन्हें दिए थे वो सारे पैसे रुकमा को वो वापस कर देते हैं।
और कहते हैं कि इसे पालने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर हमारा भी हक है। अब रात को यतीश और जोया के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे वो दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी यतीश के पास एनआईए का एक ऑफिसर आता है और वो बताता है कि हमारे पास एक मेल आया है। उस मेल को खोलने के बाद पता चला कि इसमें एक वीडियो है और ये वीडियो दरअसल में MCS की तरफ से आया था, जिसमें बोला गया है कि जो अटैक हुए हैं वो उन्होंने नहीं करवाए हैं, इसमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हम आपको सबूत भी दे सकते हैं। ये मेल जो है वो मीरा और तो और श्रीकांत तक भी पहुंच चुका था, लेकिन ये मेल कहां से आया है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मीरा अपने एक बंदे के पास कॉल करती है और पता करने के लिए कहती है कि आखिरकार ये मेल कहां से आया है। यहाँ जेके भी पुनीत के पास कॉल कर देता है ताकि पुनीत भी पता कर सके कि आखिरकार ये मेल आया कहां से है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये मेल कहां से आया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्टीफन कहां पर है। पुनीत को मालूम चल जाता है कि ये मेल कहां से आया है। तब श्रीकांत और जेके जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक कैफे की लोकेशन थी। वहां वो उस इंसान का वेट करने लगते हैं जो कि ये मेल पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा और रुकमा जो है वो म्यांमार पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है जुलोंग से, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक है। वो उसे बहुत सारा पैसा देते हैं और बदले में जुलोंग यहाँ इन्हें बहुत सारे सिपाही देता है जो कि बहुत खूंखार है और भरोसेमंद है। वो लोग जुलोंग से कुछ और भी डील करने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने उससे यही डील की है। अब आगे श्रीकांत देखता है कि कैफे के पास एक लड़की आई है और इस लड़की को श्रीकांत ने स्टीफन के साथ भी देखा था। यहाँ पर श्रीकांत समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने मेल भेजा होगा, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने कैफे में पहुंचकर लॉगिन भी किया था। लेकिन अब यही बात जो है वो बहुत सारे लोगों को मालूम चल चुकी थी, क्योंकि मीरा के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस इंसान के बारे में पता कर रहे हैं और अब इन्हें भी कैफे वाली उस लड़की के बारे में मालूम चल जाता है। यहाँ श्रीकांत जो है वो कैफे में घुस जाता है और वहाँ उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जिसका नाम चाजो है। श्रीकांत चाजो से कहता है कि मुझे मालूम है कि स्टीफन इनोसेंट है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जिस हालत में स्टीफन है ना उसी हालत में मैं भी हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसलिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर श्रीकांत चाजो को अपना फोन नंबर दे देता है और यहाँ से चला जाता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे थे। इन सारे लड़कों को श्रीकांत ने देख लिया था जो कि उस लड़की का मतलब कि चाजो का पीछा कर रहे थे। वो तो उस लड़की को मारना चाहते थे, लेकिन श्रीकांत सही समय पर पहुंच जाता है और इनमें से बहुत सारे लड़कों को मार गिराता है। इस तरह से उन्होंने चाजो की जान बचा ली थी। दूसरी तरफ ब्लैक ऑप्स की पूरी टीम जो है वो म्यांमार की बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। सारी तैयारियां हो चुकी है और रात के समय में यह अटैक हो रहा था। सारे सोल्जर जो है वो पूरी तरह से रेडी थे और वो स्टीफन के कैंप तक भी पहुंच चुके थे। जब उन्होंने कैंप को चेक किया तो वहां कोई भी नहीं निकला और मालूम चला कि ये बस एक सेटअप था जिससे कि यहाँ पर सोल्जर्स को बुलाया जाए और अब यहीं पर बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं। ये देखकर पीएम बासु पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत को रात को जब वो सो रहा था तभी अचानक से उसे किसी की हलचल सुनाई थी। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने वहां पर एक आदमी को देखा जिसने कि जेके के कनपटे पर गन रखी हुई थी और वो श्रीकांत को गन नीचे रखने के लिए कहता है और तभी वो लोग श्रीकांत और जेके को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम बासु जो है वो बहुत ही परेशान थी, क्योंकि जो सोल्जर्स म्यांमार में अटैक करने के लिए गए थे उन्हें ही प्लानिंग करके मार दिया गया है। इसी वजह से सभी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि अब ये न्यूज अगर बाहर आएगी तो पीएम मैडम का इस्तीफा तो एकदम पक्का था। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये न्यूज जो है वो अभी तक मीडिया में नहीं आई है और हम चाहे तो इस न्यूज को दबा भी सकते हैं। मतलब कि हमें बस ये दिखाना होगा कि म्यांमार में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यतीश चावला और जोया को, जिन्होंने रात साथ में बिताई थी। कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जोया एंजाइटी की पिल्स खाती है, इसलिए यतीश ने उसके लिए ऑर्गेनिक पिल्स लेकर आया था जो कि साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद यतीश जोया से कहता है कि अब मेरे साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव मत करना। लेकिन जोया कहती है कि दो एनआईए के ऑफिसर्स आपस में रिश्ते नहीं बना सकते, यही प्रोटोकॉल है, इसलिए हमें ऐसे ही रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीफन ने श्रीकांत और जेके को बंदी बनाकर एक जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर लेकर आया था। स्टीफन यहाँ श्रीकांत से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या जानते हो,
तो यहाँ पर श्रीकांत बताता है कि जिस इंसान ने कुलकर्णी सर और डेविड को मारा है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसका नाम रुकमा है। और रुकमा के बारे में स्टीफन पहले से ही जानता है। वो बताता है कि वो यहाँ का बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। स्टीफन कहता है कि अगर रुकमा ने उन्हें मारा है तो आखिरकार मुझे फ्रेम क्यों किया जा रहा है। तब यहाँ धीरे धीरे समझ आता है। श्रीकांत और स्टीफन जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट गुआन यू के बारे में मालूम चलता है, जो कि म्यांमार के फिनिक्स विलेज से ऑपरेट होता है, जिसे जुलोंग संभालता है। और अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जितने भी धमाके हुए हैं ना, वो सारे धमाके फिनिक्स विलेज के द्वारा ही किए गए हैं और फ्रेम हमें किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिससे पता चलता है कि फिनिक्स विलेज में एक नई औरत की एंट्री हुई है। स्टीफन बताता है कि इस औरत ने जुलोंग और रुकमा को मुंह मांगे पैसे दिए हैं, जिस वजह से उनके बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है और शायद इसी के कहने पर रुकमा ने कुलकर्णी और डेविड को मारा है। तो अब अगर हमें इस दलदल से बाहर निकलना है तो हमें रुकमा को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस औरत के बारे में भी जानना होगा। इसलिए श्रीकांत जो है वो दिल्ली कॉल करता है शर्मा जी के पास। शर्मा जी को वो सारी बातें बताता है, लेकिन शर्मा जी चाहते हैं कि श्रीकांत जो है वो सरेंडर कर दे और वो यहीं पर बातचीत करेंगे। श्रीकांत कहता है कि इतना टाइम तो है ही नहीं कि मैं आपको सरेंडर कर दूं। रुकमा, जिसने कुलकर्णी सर और डेविड की जान ली थी, वो म्यांमार में है और म्यांमार में ही उसके साथ हमने एक औरत को देखा है, जिस औरत की फोटो मैंने आपके पास भेजी है। आप इस औरत के बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ लंदन में हम देखते हैं मेजर समीर को, जिसे मालूम चला है कि जुलोंग ने रुकमा और मीरा के साथ कुछ डील साइन की है और उसे ढेर सारा पैसा भी मिला है, जो देखते हुए मेजर समीर को शायद अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जुलोंग कहता है कि आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जुलोंग कह देता है, वन फ्रेंडली एडवाइस, आप इन सब से दूर रहें। अब रात को श्रीकांत और स्टीफन जब साथ में बैठे हुए थे तो श्रीकांत यहाँ स्टीफन से कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें रुकमा को पकड़ना होगा। अगर वो म्यांमार में है तो हमें म्यांमार ही जाना होगा, लेकिन किसी भी हालत में हमें रुकमा को पकड़ना ही होगा, तभी जाकर हम निर्दोष साबित हो सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग होती है। लेकिन श्रीकांत के पास एक आदमी है जिसके पास वो कॉल लगा सकता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चेल्लम सर है। वो चेल्लम सर के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसे म्यांमार जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तब चेल्लम सर कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। तब श्रीकांत कहता है कि उस आदमी की मदद में नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत बोलता है। दूसरी तरफ रात को हम देखते हैं कि सलोनी के पास सुची का कॉल आता है, क्योंकि सुची के पास श्रीकांत का डेली कॉल नहीं आ रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान है। श्रीकांत ने कहा था कि वो हर सुबह 9 बजे कॉल करेगा, लेकिन 2 दिन से उसका कोई भी अता पता नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ये देखते हुए सलोनी अगले ही सुबह पहुंच जाती है श्रीकांत के घर पर, लेकिन वहां श्रीकांत और जेके मौजूद नहीं थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद सलोनी ने देखा कि सामान जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये प्रॉब्लम सुची और उसके बच्चों पर ना पहुंच जाए, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें सेफ हाउस ले जाने लगती है। लेकिन तभी ये खबर जो है वो यतीश के पास पहुंच जाती है और यतीश तुरंत ही सलोनी और सुची के पास पहुंच जाता है। अब यतीश सुची और उसके परिवार वालों को अपने साथ ले जाकर पूछताछ करना चाहता है। भले उसके पास वारंट नहीं है, लेकिन ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और सलोनी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती है। अब दिल्ली से शर्मा जी पीएमओ मिनिस्ट्री में संबित के पास कॉल करते हैं और उन्हें श्रीकांत के बारे में बताते हैं कि कल मेरे पास श्रीकांत का कॉल आया था और उसने मेरे पास एक फोटो भी भेजी है जिसमें रुकमा और एक औरत मीरा मौजूद है। मीरा जो है वो इसी तरह के इंटरनेशनल मुद्दों पर काम करती है और उल्टी सीधी डील करती रहती है। फिलहाल वो दोनों ही म्यांमार में है। अगर हम इन दोनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दे तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। लेकिन संबित फिलहाल तो कुछ नहीं बोलता। वो अपने बैग से दूसरा मोबाइल निकालता है और कॉल करता है द्वारकनाथ के पास, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अस्तीन का सांप कोई और नहीं बल्कि संबित ही होता है, जो कि पीएम ऑफिस में बहुत दिनों से मौजूद है और सारी प्लानिंग पर नजर बनाकर रखा है। और अब तक जितनी भी प्लानिंग इन लोगों को पहले से पता चल जाती थी, ये सारी न्यूज जो है वो संबित ही देता था। अब संबित द्वारकनाथ को बता देता है कि मीरा जो है वो एक्सपोज हो चुकी है और मीरा और रुकमा की लोकेशन भी पता चल चुकी है, वो म्यांमार में है। इससे पहले कि ये डील पूरी हो उससे पहले कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस डील को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, वरना हम सब फंस सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जोया को, जो कि सलोनी के पास आती है
और यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जोया जो है वो शुरुआत से ही श्रीकांत के लिए ही काम कर रही है। जब जोया ने हाल ही में टास्क ज्वाइन किया था तब श्रीकांत ने उससे कहा था कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना, क्योंकि हमारे अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है। इसलिए जोया भी शुरुआत से ही श्रीकांत का साथ दे रही थी। सलोनी यहाँ जोया को बताती है कि तुम्हारी टीम में से ही कोई है जो कि इन अटैकर्स की मदद कर रहा है, क्योंकि अटैक से पहले ही उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। तब श्रीकांत, स्टीफन और जेके उस आदमी की मदद लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग म्यांमार बॉर्डर पार करने वाले थे कि तभी यहाँ पर कुछ लोकल पुलिस आ जाती है जो कि इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में जेके को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि श्रीकांत ने जिसकी मदद ली थी वो यहाँ पर नहीं आया और उसके बदले में वो यहाँ जेल में आ चुके हैं, इसलिए वो बहुत ही उल्टी सीधी गालियां दे रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की माइकल की। माइकल जब यहाँ पर आया ना तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ हमें माइकल और श्रीकांत के बीच में लव लैंग्वेज देखने को भी मिलती है जो कि पूरी तरह से गालियों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ यतीश चावला श्रीकांत की पूरी फैमिली को लेकर एक सेफ हाउस आ जाता है क्योंकि इन लोगों के ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए इन लोगों का यहाँ पर रहना सेफ होगा। कुछ देर में ही एक बैकअप टीम भी आती होगी, तब तक एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो यहीं पर मौजूद रहेगा। पर ये बात जोया और सलोनी दोनों को ही मालूम चल चुकी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यतीश ने श्रीकांत की पूरी फैमिली को उस जगह पर लेकर क्यों गया है। उन्हें यतीश के ऊपर डाउट होने लगता है और वो लोग उस जगह पर भी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रीकांत और माइकल की बातों से हमें मालूम चलता है कि दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत सालों से जानते आ रहे हैं। माइकल बताता है कि सुब्बू नाम का आदमी तुम्हारी मदद करेगा। जब सुब्बू यहाँ पर आया तो जेके हैरान था क्योंकि ये तो तमिल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर सुब्बू बताता है कि दरअसल में मेरे पिताजी जो है वो मणिपुर के थे और मेरी माँ जो है वो तमिल की थी। अब हमें सुब्बू के बारे में बताया जाता है। सुब्बू बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। उसे यहाँ की बॉर्डर के चप्पा चप्पा के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और तो और सुब्बू को 15-20 लैंग्वेजेस भी आती हैं। अब लंदन से द्वारकनाथ मीरा के पास कॉल करता है और उसे बहुत डांटता है। वो उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी लोकेशन जो है वो इंडिया तक पहुंच चुकी है और तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि अब तुम्हें उस जगह से निकलना है और अंडरग्राउंड होना है। यहाँ भी आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो। ये सारी बातें मीरा ने रुकमा को भी बताई। तब रुकमा ने भी मीरा से यही कहा कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीकांत की फैमिली को डाउट हो रहा था कि सेफ हाउस जो है वो इस तरह के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। खिड़की के द्वारा वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जिसमें अथर्व जो है वो नाकाम रहता है। अब रुकमा म्यांमार में कुछ इंडियन सोल्जर्स से बात करता है। दरअसल में हमें बताया जाता है कि ये वही ब्लैक ऑप्स के सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने म्यांमार में स्टीफन के अड्डे पर अटैक किया था, लेकिन प्लानिंग के तहत रुकमा ने इन सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन आधे से लोगों को इसने बंदी भी बना लिया था। अब रुकमा ने इन सारे इंडियन सोल्जर्स की वीडियो बनाई और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी। अब ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो जाती है जिस वजह से पीएम बासु को अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। वहाँ सुब्बू जो है वो श्रीकांत, जेके और स्टीफन को चुपचाप म्यांमार की बॉर्डर को पार कराता है और सही सलामत बॉर्डर पार करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेफ हाउस में कुछ ही घंटों के बाद बैकअप टीम आने वाली थी, लेकिन वो बैकअप टीम अब जाकर आई है। वो पुलिस वाला इन बंदों के पास जाता है क्योंकि ये बंदे जो है वो कुछ उल्टे सीधे लग रहे थे और तभी यहाँ पर यतीश चावला जो है वो उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर यहाँ श्रीकांत की फैमिली समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो खिड़की से फिर से निकलते हैं और इसमें अथर्व जो है वो कामयाब होकर यहाँ से भाग निकलते हैं। जब यतीश और उसके लोग कमरे में वापस आए तो उन्होंने देखा कि श्रीकांत की फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीकांत की पूरी फैमिली जो है वो जंगल में भाग चुके थे और इधर उधर छुप रहे थे, लेकिन यतीश और उसके लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ सलोनी और जोया भी आ चुके थे। हालांकि उन्हें लोकेशन नहीं मिली थी, लेकिन जब उन्होंने एक गोली की आवाज सुनी तो वो भी जंगल में पहुंच जाते हैं और यतीश और उसके लोग अभी भी श्रीकांत की फैमिली को ढूंढ रहे थे। यहाँ सूची अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि वो यहाँ उनका ध्यान भटका सकती है, लेकिन अथर्व और धृति कहती है कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। यतीश के एक बंदे ने देख लिया था। जब वो इनके नजदीक आया तो सलोनी ने उसे गोली मार दी और इस तरह से इनके बीच में शूट आउट होने लगता है।
आखिर में यतीश जो है वो सलोनी को भी गोली मार देता है, लेकिन जब यतीश के सामने जोया आई तो जोया को वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन जोया ने यह यतीश को शूट कर दिया था, जिससे कि ये सभी लोग सही सलामत थे और जोया इन सभी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यतीश किन लोगों के लिए काम करता है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। दूसरी तरफ पूरा इंडिया जो है वो पीएम बासु के इस्तीफे की डिमांड कर रहा था, क्योंकि पीएम बासु ने इंडियन सोल्जर्स के ऑपरेशन की वो बातें छुपाई है, और जब उनका वीडियो सामने आ गया है तब भी पीएम बासु कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अब इस सारी चीज को ठीक करने के लिए पीएम बासु अपने लोगों से कहती है कि उसे वो सारे सोल्जर्स वापस चाहिए, इसके लिए अगर जंग भी होती है तो भी चलेगी। दूसरी तरफ म्यांमार में जुलोंग से डील होने के बाद अब यहाँ से मीरा जाने लगती है। यहाँ रुकमा उसे छोड़ने के लिए जाता है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन तो हमने देख लिया था, लेकिन मीरा यहाँ बिजनेस करने के लिए आई थी, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। रुकमा भी उसे नहीं रोक पाया। सुब्बू बॉर्डर पार कराकर श्रीकांत को वहाँ छोड़कर आ जाता है और वापस आ जाता है। यहाँ जोया यतीश के पास जाती है। मालूम चलता है कि यतीश अभी जिंदा है, उसे बस गोली मारी गई थी, लेकिन वो सही जगह पर नहीं लगी थी। जोया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने देश को कैसे धोखा दे सकते हो। यतीश बताता है कि इस जॉब में बहुत कम पैसे मिलते हैं, अगर इस डील को मैं पूरा कर लेता तो मुझे जिंदगी भर पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जोया उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब म्यांमार में स्टीफन का एक आदमी है जो कि फिनिक्स विलेज में ही रहता है, जिसका नाम तेंजिन है, और उसी ने ये सारी फोटोग्राफ्स स्टीफन के पास भेजी थी। तेंजिन इनकी मदद करता है और बताता है कि आखिरकार सारे सोल्जर्स कहां पर मौजूद हैं और रुकमा कहां पर है, उन्हें फिनिक्स विलेज में कब अंदर घुसना चाहिए। तेंजिन ने ये सारी बातें भी इन सभी लोगों को बता दी थी। अब जोया एनआईए के हेड ऑफिस आती है और वहां सीनियर ऑफिसर से मिलती है। उन्हें वो यतीश चावला के बारे में बताती है, वो उन्हें स्टेटमेंट भी सुनाती है, और तो और उसके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि श्रीकांत जो है वो पूरी तरह से निर्दोष है। शर्मा जी भी कहते हैं कि श्रीकांत ने आज तक बहुत ही अच्छे से काम किया है और बहुत बार उसने जान पर खेल कर देश को भी बचाया है, लेकिन सीनियर ऑफिसर का कहना यह था कि श्रीकांत जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उस पर लगे सारे चार्जेस तो हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो हम उससे बात करेंगे। अब शर्मा जी पुनीत और जोया से बात करते हैं और उससे श्रीकांत के बारे में पूछते हैं। श्रीकांत के बारे में वो लोग बताते हैं कि श्रीकांत दरअसल में म्यांमार में है और वो रुकमा को पकड़ने के लिए गए हैं। ये सुनकर शर्मा जी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार ये सारी बातें मुझे कैसे नहीं पता है। तो जोया उन्हें बताती है कि दरअसल में श्रीकांत सर किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर ही कोई ना कोई गद्दार छिपा है, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। लेकिन शर्मा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि श्रीकांत उन पर भी भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ फिनिक्स विलेज में जुलोंग जो है वो रुकमा से कहता है कि जितने भी सोल्जर्स को पकड़े हैं तुमने, उनकी जान मत ले लेना, और अब से यहाँ पर कोई भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी जान गई तो जंग निश्चित है, और अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो तुम्हें बचा पाएगा और ना ही तुम्हारी डील को। अब स्टीफन और उसकी पूरी टीम रेडी थी फिनिक्स विलेज में एंटर होने के लिए। उनके पास हथियार बहुत कम थे और लोग भी बहुत कम थे, लेकिन उन्हें पता है कि कहां पर जाना है। वो सही सलामत फिनिक्स विलेज के अंदर घुस जाते हैं, और जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि रुकमा ने इन्हें पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये अंदर आ रहे हैं। रुकमा कहता है कि मैं तो तुझे कितने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तू खुद ही मेरे घर में आ गया। श्रीकांत तिवारी, आज तो तेरा मरना एकदम पक्का है, लेकिन फिलहाल मैं तुझे नहीं मार सकता। रुकमा कहता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तूने मेरी पत्नी को मारा है। यहाँ पर श्रीकांत तिवारी कहता है कि मैं तेरी कोई पत्नी को नहीं जानता हूँ, और अगर तेरी पत्नी मरी भी है तो उसका सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है और वो तू खुद है। श्रीकांत यहाँ बिना डरे रुकमा को जवाब दिए जा रहा था। दूसरी तरफ सलोनी पूरी तरह से ठीक थी, उसे हाथ में गोली लगी हुई थी। उसी के बाजू में सुची भी बैठी हुई थी। सुची को श्रीकांत की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि पहले जब श्रीकांत झूठ बोलता था तो उसकी इतनी फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब जब सच पता है तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आज जाकर पता चला कि श्रीकांत हमसे झूठ क्यों बोलता था। अगर सच बताता तो शायद हम टेंशन फ्री नहीं रह पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम बासु जो है वो द्वारकनाथ से मिलती है। द्वारकनाथ ने जो प्लानिंग की थी, आज उसकी प्लानिंग सही होती है और अब वो पीएम बासु से एक डिफेंस डील करता है, जिसकी पीएम बासु ने ही पहल की थी। यहीं पर हम संबित को भी देखते हैं, जो कि इस डील से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे भी
बहुत सारा पैसा जो मिलने वाला था। तो फिनिक्स विलेज में पकड़े जाने के बाद अब श्रीकांत, स्टीफन और जेके को जेल में बंद कर दिया गया था। इन लोगों का कहना यह है कि शायद तेंजिन ने धोखा दिया है, लेकिन स्टीफन कहता है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि वो मेरे साथ सालों से काम करता आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा को, जो कि अंडरग्राउंड हो जाती है, एक ऐसी जगह पर जाती है जहां अब वो पूरी तरह से घोस्ट बन गई है, उसे अब कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो कि फिनिक्स विलेज में अचानक से एंटर होते हैं। ये सारे सोल्जर्स अंदर घुसते ही कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद पहुंच जाते हैं स्टीफन के पास। पता चलता है कि स्टीफन ने प्लान बी बनाया था कि अगर वो प्लान ए में कामयाब नहीं हो सके तो प्लान बी काम आएगा। इसी वजह से स्टीफन को ये सभी लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। अब श्रीकांत यहाँ पर प्लान बनाता है, उनके पास बहुत कम समय है, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हम सोल्जर्स को छुड़ाएंगे और मैं जाऊंगा रुकमा के पीछे। जब वो सोल्जर को छुड़ाने के लिए गए तो कर्नल विक्रम जो है वो श्रीकांत के साथ आना चाहता था और जेके और स्टीफन को श्रीकांत ने बॉर्डर पार जाने के लिए कह दिया था। तभी यहाँ पर श्रीकांत और उसके लोग एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं जिसके बारे में रुकमा को भी मालूम चल गया था। रुकमा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से वो भी बाहर आ जाता है। रुकमा को मालूम चलता है कि सारे सोल्जर्स गायब है और श्रीकांत भी गायब है और तो और बैकअप टीम में आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जुलोंग भी जल्दी वहां पर पहुंचता होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकमा को इन लोगों से बचना था। श्रीकांत के पास बहुत कम टाइम था, इसी वजह से वो डायरेक्ट रुकमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहां रुकमा भी पूरी तरह से रेडी था। इन दोनों के बीच में जमकर गन फाइट होती है। तभी समय हो जाता है यहाँ से निकलने का, क्योंकि बैकअप टीम आती ही होगी। कर्नल विक्रम यहाँ श्रीकांत से कहता है कि सभी लोग निकल चुके हैं, अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अगर 5 मिनट के अंदर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मारे जाएंगे। श्रीकांत मान जाता है, लेकिन जब कर्नल विक्रम ने पलट कर देखा तो श्रीकांत वहां मौजूद नहीं था। इसी वजह से यहाँ कर्नल विक्रम को अकेले ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ यहीं पर रुकमा और श्रीकांत के बीच में जमकर फाइट होती है। रुकमा बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो श्रीकांत से बचा तो जुलोंग उसे मार देगा, और अगर यहाँ पर ठीक से फाइट नहीं की तो उसका मरना तो एकदम तय है। उनके बीच में जमकर फाइट होती है, दोनों को ही एक एक गोली लग चुकी थी और फिर यहाँ रुकमा मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। श्रीकांत उसका पीछा तो करता है, लेकिन श्रीकांत को भी एक गोली लगी हुई थी, जिस वजह से वो कार को भी ठीक ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहा था और बस उसकी आंखें जो है वो बंद हुई जा रही थी। दूसरी तरफ जेके और सारे सोल्जर्स जो हैं वो बॉर्डर पार करके इंडिया पहुंच चुके थे और यहाँ रुकमा को गोली जरूर लगी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा को, जो कि अंडरग्राउंड हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं मेजर समीर को, जो कि मीरा को ढूंढ लेता है और उसने उसे निशाना भी बना लिया था। मेजर समीर ने गोली तो चलाई है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि मीरा मर गई है या फिर जिंदा है। दूसरी तरफ श्रीकांत तिवारी जीप चलाते चलाते आंखें बंद हो जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक से वो जीप से बाहर उतरा, लेकिन श्रीकांत की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आगे चल पाए। यहाँ बॉर्डर के पास जेके को श्रीकांत की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि श्रीकांत अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत को, जो कि उस सुनसान जंगल में अकेला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि श्रीकांत मर गया है या फिर जिंदा है। लेकिन ये तो सोचने वाली बात होगी कि अगर श्रीकांत मर जाएगा तो फैमिली मैन सीरीज का क्या होगा। फैमिली मैन सीरीज तब तक जिंदा रहेगी तब तक श्रीकांत जिंदा है, इसलिए उसका तो अगले सीजन में आना एकदम तय है। लेकिन सीरीज में बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया गया है। अब रुकमा को भी गोली लगी है, लेकिन वो भी जिंदा है या फिर नहीं, ये नहीं पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यतीश चावला को, जो कि किसके लिए काम करता था ये हमें नहीं बताया गया। साथ ही बात करें संबित की, तो संबित शुरुआत से ही द्वारकनाथ के लिए काम कर रहा था, लेकिन संबित के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया गया, इसका भी मुझे ठीक नहीं लगा। अगले सीजन के लिए बहुत कुछ छोड़ा गया है। मीरा के ऊपर भी गोली चलवाई तो गई है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो मर गई है या फिर जिंदा है। समीर भी इतनी सारी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हमें समीर के प्लानिंग के बारे में भी नहीं बताया गया कि आखिरकार समीर जो है वो प्लान कर क्या रहा है और इंडिया को वो किस तरह से बर्बाद करना चाहता है। तो फैमिली मैन के सीजन 4 के लिए बहुत कुछ छोड़ा गया है और इस सीरीज का क्लाइमैक्स भी जो है
वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि लास्ट में कोई भी मारा भी नहीं गया और ना ही किसी के साथ इंसाफ हुआ है। हालांकि श्रीकांत तिवारी जो है वो पूरी तरह से बच निकले हैं, लेकिन सुई वहां अटकी है कि श्रीकांत तिवारी अभी बच जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिले। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।